तो देखो एक्चुअली जो मैग्नेटिज्म में जहां तक अभी तक आप डिस्कस किए थे, आप ये सीखे कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें हम किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इन बेफील्ड, अगर आपके पास बेफील्ड है तो याद रखना कि ये हमारा बेफील्ड है और यहाँ पे आपके पास एक मान लो प्लस क्यू चार्ज है, उसके पास कोई एक वेलोसिटी है, तो जो उस चार्ज पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज क्यू टाइम्स ऑफ v क्रॉस b। जो हमारा फोर्स होगा वो क्यू टाइम्स ऑफ v क्रॉस b होगा। इस पे डिस्कशन हो चुका है। मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे तो b क्यू b साइन थीटा, और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे तो राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल, ये पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो किसी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप किसी चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, तो क्या उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा QE? यस सर, यस सर, राइट डायरेक्शन में सर। ठीक है। अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का है फोर्स उसी में लगेगा। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है फोर्स अपोजिट में लगता। बोलो सही है? हाँ सर। ठीक है। अब मानो ऐसा कि अगर हम लोगों के पास दोनों फील्ड एक साथ है, if E field and B field both are present, दोनों मौजूद, ए फील्ड और बी फील्ड दोनों मौजूद, तो वैसे केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों का दोनों मौजूद है, तो वैसे केस में याद रखना कि चार्ज पे लगने वाला जो आपका नेट फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों का वेक्टर सम होना है। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों का वेक्टर सम होना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की वजह से मैग्नेटिक फोर्स। अगर दोनों फील्ड एक साथ हो जाए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक अगर दोनों एक साथ हो जाए, तो उस पर दो तरह का फोर्स लगेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा QE, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B। तो आखिर उस बॉडी पे नेट फोर्स कितना है? तो जैसा हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका वेक्टर सम करो भाई, वेक्टर सम। जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स लिखें तो आप QE लिख दिए, और जब आप मैग्नेटिक फोर्स लिखे तो Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B लिख दिए। इसी चीज को कलेक्टिवली आप कहते हैं लॉरेंज फोर्स, दैट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आई? लॉरेंज फोर्स का मतलब है अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एक साथ रख दिया जाए तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स आप कितना लिखेंगे? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की वजह से Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स। इसका कीजिए वेक्टर रिजल्टेंट, तो जो वेक्टर रिजल्टेंट करके नेट फोर्स आएगा उसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। इज दिस क्लियर? यस सर। तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ मौजूद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ चिंता मत कीजिएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स। जब मैग्नेटिक फोर्स लिखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई चिंता मत कीजिएगा। फिर दोनों का जब हम लोग वेक्टर सम करेंगे तो आपको मिलेगा रिजल्टेंट फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक। यहाँ पे देखो, इसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आपके पास एक डस्ट है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है? क्रॉस फील्ड क्या होता है? क्रॉस फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, जैसे इस फिगर पे गौर करना, इस फिगर पे सबको गौर करना है, क्या आपको पता चल रहा है कि बी फील्ड कहाँ है?
क्या आपको पता Yes, चल sir. रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? अब आप अगर इस रीजन में एक चार्ज पार्टिकल को अंदर प्रोजेक्ट करते हैं, आप इस रीजन में अगर एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, हम आपके सामने एक छोटा सा फिगर बना रहे हैं, जरा केयरफुली देखना। देखो राइट की तरफ वेलोसिटी है, राइट की तरफ वेलोसिटी, अंदर की तरफ बी फील्ड है, ये रहा अंदर की तरफ बी फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। चार्ज कैसा है? तो चार्ज है पॉजिटिव प्लस क्यू। अब जरा देखिए, बताइए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स किधर काम करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स किधर काम करेगा? सर नीचे तरफ। नीचे की तरफ काम करेगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। वेरी गुड। अब जरा सोच के बताओ मैग्नेटिक फोर्स किधर काम करेगा? यहाँ देख के मत बोल देना, रुको। डायरेक्शन सर? यहाँ देख के मत बोल देना, ये बोल रहे हैं। अपना राइट हैंड यूज करके बताओ। बताएं सर। सही में अपने से निकाला है? हाँ सर, राइट हैंड सर। तो बेफील्ड अंदर है, वेलोसिटी राइट में है, तो पाम ऊपर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे काम करेगा। अब सुनो, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये आप पीछे भी देखे थे, स्लाइड में लिखा हुआ था। बोलो सही है ना? लास्ट डे भी आप सीखे, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब सुनो, अगर हम कम वेलोसिटी से फेंकेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स कम होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण चार्ज नीचे मुड़ जाएगा। बोलो सही है? सुनाई दिया? सर और एक बार बोलिए ना। हाँ, हम ये बोले कि अगर आप कम वेलोसिटी से फेंकेंगे ना, कम स्पीड से अगर फेंकेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स कम होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण चार्ज नीचे घूम जाएगा। बोलो सही है? हाँ सर। यस। सब कोई सुना अच्छे से? यस। अगर हम बहुत ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स बड़ा होगा, और मैग्नेटिक फोर्स बड़ा होगा तो चार्ज ऊपर घूम जाएगा। यस। लेकिन एक सर्टेन वेलोसिटी भी होगा जहां ये दोनों बराबर होगा। यस। उस केस में अगर ऊपर का मैग्नेटिक फोर्स नीचे का इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाए तो नेट फोर्स चार्ज पे कितना लगेगा? जीरो सर। जीरो लगेगा। नेट फोर्स अगर चार्ज पे जीरो लग रहा है तो क्या चार्ज इस स्ट्रेट लाइन पे सीधा 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 चलते रहेगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन पे ही मूव करते जाएगा। वेलोसिटी के डायरेक्शन पे ही मूव करते जाएगा। सो अगर कुछ ऐसा हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो, देन याद रखना कि हमारे इस एफ नेट का वैल्यू चार्ज के ऊपर हो जाएगा जीरो। देन आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, और वो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि वो सीधा 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 निकल जाएगा। बोलो सही है? यस यस। अब इस वेलोसिटी कांस्टेंट के केस में कंडीशन क्या बनता है? कंडीशन वीडियो नहीं आ रहा। मेरा देखिए मेरा वीडियो बहुत अच्छा आ रहा है सर। यस सर, ठीक आ रहा है सर। वीडियो तो ठीक है सर। तो हो सकता है आप में से किसी किसी का नेटवर्क इश्यू है, थोड़ा देखिए ना, फिर से लीव करके ज्वाइन कीजिए या कुछ स्विच कीजिए नेटवर्क। अब स्क्रीन पे ना नेटवर्क दिखा रहा है खराब है। नहीं, मेरा वाला ठीक है। हम लोग का तो ठीक दिख रहा है सर। चले ठीक है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन अब यहां से देखिए, हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को बराबर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स है आपका QE और मैग्नेटिक फोर्स होगा BQB sin थीटा। लेकिन आप अगर इस फिगर को ध्यान से देखेंगे
तो बेफील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। यहां से देखिए Q कैंसिल, तो क्या मेरे वेलोसिटी का वैल्यू E बाई बी साइन थीटा आया, E बाई बी साइन थीटा। अब अगर देखो, अगर हम लोगों का थीटा हो गया 90 डिग्री, बिकॉज आपका थीटा हो गया 90 डिग्री, तो क्या मेरे वेलोसिटी का वैल्यू E बाई बी आया? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो क्या हमारे वेलोसिटी का वैल्यू E बाई बी आया? E बाई बी। अब देखो, ये जो आपका रिजल्ट आया है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना होगा, सीखना होगा। जरा सुनना ध्यान से। बोलो सर, कंडीशन से थोड़ा सा बता दीजिए ना सर, हम हाँ। बैक हो गए थे सर नेटवर्क। कंडीशन हम लोग निकालने जा रहे हैं कि आखिर कब लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाए, या कब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, या किस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट हो। इसमें से कुछ भी आएगा तो बात तो एक ही हो रही है ना। अगर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इस रिलेशन को फॉलो करे, या हम बोलेंगे कि नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो, या हम तुमसे बोल दे कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इसका कंडीशन निकालो, तो तीनों बात तो एक ही है ना। ये तभी पॉसिबल होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है। बोलो हां कि नहीं? यस सर। तो दोनों को इक्वेट किए, क्यू क्यू कट गया, हमारे पास वेलोसिटी का वैल्यू हो गया E बाई बी साइन थीटा, वेलोसिटी का वैल्यू हो गया E बाई बी साइन थीटा। तो वैसे केस में अगर आपका थीटा है 90 डिग्री, तो क्या हमारे वेलोसिटी का वैल्यू E बाई बी होगा? यहां तक ठीक है? यस सर। अब देखो, जब तुम थीटा 90 लेते हो तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमम आप ले लिए। तो जब आप नीचे वाला डिनोमिनेटर मैक्सिमम ले लिए, तो क्या वेलोसिटी मेरा मिनिमम होगा? यस सर। ठीक है, तो ये कम से कम वेलोसिटी है E बाई बी। अब दूसरा जो इंटरेस्टिंग चीज है जिस पे आपका नजर जाना चाहिए वो ये है कि ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी does not depends on charge। ये चार्ज के प्रॉपर्टी, चार्ज पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या बोलना चाहते हैं सर? हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये वेलोसिटी कितना है। मान लो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 10, हम एक आइडिया बोल रहे हैं, हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है और आपका मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला है। तो जब आप 10 में 0.1 टेस्ला से डिवाइड किए 100 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को 100 मीटर पर सेकेंड से फेंकिएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर लेगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो सही है ना? यस। ठीक, अब सुनो, उस 100 मीटर पर सेकेंड से आप इलेक्ट्रॉन को फेंकिएगा तो भी ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होगा। आप उस 100 मीटर पर सेकेंड से प्रोटॉन को फेंकिएगा तो भी ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। आप उस 100 मीटर पर सेकेंड से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, एक्स वाई जेड कोई भी चार्ज पार्टिकल को फेंकिएगा, वो सब केस में उस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा। और आपके वेलोसिटी का वैल्यू अगर ये रहा तो चार्ज पार्टिकल कोई भी रहे, उस पे लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू 0, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? आवाज नहीं आया कुछ? यस सर। यस सर। देखो हो क्या रहा, हम बताते हैं हो क्या रहा। जो लोग बोलता था यस और नो, वो लोग एक्चुअली ऑफलाइन में आके क्लास कर लिया, तो सोच रहा क्यों बोले, ठीक है। और जो लोग नहीं बोलता था वो ऑनलाइन में बैठा है तो बोल रहा है कि अरे बोलने वाला लोग तो दूसरा है, हम क्यों बोले। ऐसा बात नहीं है सर, नेटवर्क मेरा चल ही नहीं रहा सर, नहीं तो सर हम तो सर बोलते ही है सर, रेस्पॉन्स हम करते ही है सर। अच्छा ठीक है भाई, बोलते रहना, ठीक है। ऐसे हमको पता चलता है कि मेरा भी नेटवर्क चल रहा है, ओके। नहीं तो हमको लगता है कि मेरा नेटवर्क नहीं ना खराब। चलो देख लो, इसको एक बार अच्छे से देख लो, कहीं कोई डाउट समझने में? अगर तुमसे कोई पूछेगा कि देखो जी मेरे पास एक क्रॉस फील्ड है, क्रॉस फील्ड का मतलब समझ गए क्या होता है? बोलो क्रॉस फील्ड का मतलब।
सर इनवर्ड अंदर की तरफ जा रहा है सर, इनवर्ड। सर इनवर्ड क्रॉस फील्ड का मतलब इनवर्ड आउटवर्ड नहीं होता। क्रॉस फील्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, कोई इन कोई आउट, कोई भी अंदर कोई भी बाहर, कोई भी एक्स में कोई भी वाई में कोई भी जेड में होगा, बस परपेंडिकुलर होगा। बात समझे, परपेंडिकुलर होगा। इज दिस क्लियर? उसको आप क्रॉस फील्ड कहते हैं। क्रॉस फील्ड में अगर आप किसी चार्ज को थ्रो करते हैं वेलोसिटी से, तो एक सर्टेन कंडीशन ऐसा बनता है जहां एक सर्टेन कंडीशन, याद रखना कंडीशन एक ही है। क्योंकि सर ये क्या बता रहे हैं? अच्छा, अगर हम इस चार्ज को इधर फेंकने के बजाय लेफ्ट में फेंकते, सोचो तो अपने से क्या होता। अगर हम इस चार्ज को राइट फेंकने की जगह लेफ्ट में फेंकते, इधर से फेंकते लेफ्ट में फेंकते, तो बोलो तो क्या होता? इलेक्ट्रिक फोर्स अभी भी मेरा मैग्नेटिक फोर्स एड अप हो जाता है, नीचे की तरफ चल जाएगा। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फोर्स अभी भी नीचे लगता, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी अपोजिट होने की वजह से नीचे लगता। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अगर दोनों नीचे लगता तो क्या नेट फोर्स जीरो हो पाता? नो सर, ऐड नो सर, नहीं होगा। ऐड हो जाता है। इसलिए आपको ये बहुत सारी चीजें एक साथ सेटिस्फाई करनी पड़ती है। एक, वेलोसिटी का डायरेक्शन सोच समझ के चुनना पड़ता है। दूसरा, आपका उसका मैग्नीट्यूड इतना आना चाहिए, तब जाके नेट वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। नेट वेलोसिटी कांस्टेंट होता है और ये चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब हुआ, अगर इस खास वेलोसिटी से अगर आप इस खास वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फेंकिए, प्रोटॉन फेंकिए, अल्फा फेंकिए, बीटा फेंकिए, एक्स फेंकिए, वाई फेंकिए, सब आपको सीधा सीधा जाता हुआ दिखाई देगा, ना ऊपर मुड़ेगा ना नीचे मुड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो याद रख लेना ये कंडीशन, पूरा कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट योर लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है भाई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों को अगर हम वेक्टरली ऐड कर दें, तो जो नेट फोर्स एग्जिस्ट करता है किसी चार्ज पे, उसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अब कभी कभी वेक्टरली ऐड करना है तो एक खास कंडीशन में, जब मेरा वेलोसिटी उसका आगे वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो अप करे, तो उस केस में दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, तो नेट फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक है, नेट फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाता है। इज दिस क्लियर? यस सर। चलो बढ़िया, ये था तुम्हारे पास डिस्कशन। अब देखो, जैसे एक छोटा सा हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को जरा गौर से आप लोग देखिएगा और बनाइएगा ध्यान से। In given reason, if electric field is 200 Newton per Coulomb I cap and B field is 0.2 Tesla J cap, then find minimum velocity of any electron so that it moves with constant velocity, and also find its direction, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चलो बनाओ तो इसको। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है 200 न्यूटन पर कूलम आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 टेस्ला जे कैप, आपको एक इलेक्ट्रॉन का इतना मिनिमम वेलोसिटी निकालना है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, और डायरेक्शन भी बताना होगा। चलो सॉल्व करो फटाफट। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो थीम है वो दो पार्ट है एक्चुअली। आप अगर उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो अभी जस्ट आप पढ़े हैं ये तुरंत, आप सीधा सीधा ई में बी से डिवाइड कर दीजिए, ई में बी से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, कोई पूछा इलेक्ट्रॉन के बारे में, देखिए मैग्नीट्यूड निकालने में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोई काम नहीं है, डायरेक्शन में जरूरत, ठीक है ना।
तो अभी आप यहाँ पे कर दिए 200 डिवाइडेड बाई 0.2 और इसको आप सॉल्व किए तो 1000 मीटर पर सेकेंड आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम लोग को इसको परफेक्टली प्लस करना होगा ताकि हमारा डायरेक्शन भी अपोजिट आ सके। आप मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड है 200 न्यूटन पर कूलम आई कैप, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ठीक है। आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो भी है इस जे की तरफ है, इधर है बी फील्ड है, इधर बी नॉट जे कैप। अब आपको ये सोचना है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट है तो क्या उस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स लेफ्ट की तरफ होगा? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लेफ्ट है तो मैग्नेटिक फोर्स राइट आना चाहिए, राइट की तरफ। यस सर। मैग्नेटिक फोर्स राइट लाना है, मैग्नेटिक फोर्स राइट लाना है तो वेलोसिटी किधर रखोगे? वेलोसिटी क्या रखोगे? ऊपर की तरफ। यस सर। ये सारा फिंगर अंदर जाएगा यस सर। और ये थंब ऊपर जाएगा, तो बोलेगा सब कोई कि सर पाम आपका लेफ्ट में है, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स लगेगा राइट में। बोलो सही जा रहे हैं? सर यहीं पे गलती करते हो। यस सर। वेलोसिटी ऊपर। सो आपके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया है 1000 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन हो गया है के कैप। आई होप सो समझ में आया सबको? यस सर, समझ गए सर। सभी का आया आंसर? सर वो माइनस के कैप सर, वो थोड़ा सा डायरेक्शन में थोड़ा सा गलती कर दिया था सर। कोई बात ठीक है ना? कहीं कोई इश्यू किसी को? नहीं सर। चलो, तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको दोनों सोचना है और दोनों को एकदम परफेक्ट वे से लेके चलिएगा, आपका आंसर आएगा। अच्छा हमको ये बताइए, इलेक्ट्रॉन के जगह अगर प्रोटॉन होता तो क्या मैग्नीट्यूड बदल जाता? नो सर, डायरेक्शन बदल जाता। हाँ, लेकिन डायरेक्शन बदल जाता। मैग्नीट्यूड तो उस समय भी 1000 मीटर पर सेकंड होता, लेकिन हम उसको ऊपर नहीं फेंकते, उसको किधर फेंकते? नीचे फेंकते। इज दिस क्लियर? बोलो जी, समझ में आ रहा है? यस सर। सर डायरेक्शन भी नहीं बदलता सर। बिल्कुल सही बोला, डायरेक्शन भी नहीं बदलता, डायरेक्शन भी नहीं बदलता, क्योंकि अगर ये प्रोटॉन होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स राइट में लगता, राइट की तरफ हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट में लगता और वो तभी लगता जब वेलोसिटी ऊपर है। मतलब आप समझ रहे हैं कि चाहे आपका इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, वेलोसिटी का ना मैग्नीट्यूड बदलेगा ना डायरेक्शन बदलेगा। बोलो सही है? हाँ सर। फॉर एनी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल, this velocity remains constant for magnitude as well as direction, magnitude as well as direction। velocity constant होगा for magnitude as well as direction। बात समझ में आई? हाँ सर। तो ये तुम्हारा एक पोर्शन था कि अगर क्रॉस फील्ड हुआ, क्रॉस फील्ड का मतलब क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर। अगर क्रॉस फील्ड है तो आपको किस तरीके से काम करना है? एक खास कंडीशन ऐसा आता है जहां आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दे बैलेंस्ड आउट ईच अदर, सो चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू बिकम्स 0 और वैसे सिचुएशन में आपके पास वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू आता है E/v। ठीक है, अब यहां से चलो आगे बढ़ो। कहीं कोई डाउट किसी को यहां तक? देख लो, कुछ पूछना है पूछो, अगला टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक, वेरी गुड। चलिए, ये एक बड़ा सेक्शन है जिसको हम लोगों को है ना डिस्कस करना है, एक बड़ा पोर्शन है ये। आप अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में
बी फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकेंगे। एक बात तय रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड है, केवल मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला काम खत्म हो गया। अगर आपके पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे, याद रखिएगा वेलोसिटी और बी फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वैसे केस में उस पे लगता है एक मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो काम करेगा चार्ज पार्टिकल पे, दैट विल एक्ट लाइक अ सेंट्रिपिटल फोर्स, और उसी सेंट्रिपिटल फोर्स के इन्फ्लुएंस में चार्ज पार्टिकल विल शो सर्कुलर मोशन। तो अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, तो जो चार्ज पार्टिकल है दैट विल शो सर्कुलर मोशन। अब देखिए, अगर आप सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा जरूरी होता है कोई ना कोई एक सेंट्रिपिटल फोर्स। यहाँ पे कौन है जो काम करता है सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह? तो मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारा नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम करता है। अब इन चीजों को थोड़ा मैथमेटिकली एनालाइज किया जाए। देखो जरा ध्यान से, मान लो आपके पास एक बेफिल्ड रीजन है, आपके पास एक बेफिल्ड का रीजन है, एक बेफिल्ड रीजन है अंदर की तरफ। आप एक चार्ज पार्टिकल को यहां रेस्ट में रखे हैं जी, यहां रखे हैं, रेस्ट में रखे हैं, मोशन में नहीं, रेस्ट में रखे हैं। तो जरा सोच के बताना उस पे कितना फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स जीरो लग रहा है। अब आप आए उसको एक वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए। जब आप उसको एक वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए तो यहां तो ठीक है मैग्नेटिक फोर्स दिखाई दे रहा है। क्या आप राइट हैंड रूल यूज करके, राइट हैंड पाम रूल यूज करके मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेक कर सकते हैं? यस सर। क्या सही आ रहा है? चेक है, सही है? यस सर, यस सर। तो बेफिल्ड है भाई अंदर और वेलोसिटी है ऊपर, तो पाम आया लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट वाले डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। जिधर मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है उधर ही बन जाएगा सेंटर, जिधर मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है उधर ही बन जाएगा सेंटर, और उसी सेंटर को पकड़ के आपका चार्ज स्टार्ट करेगा सर्कुलर मोशन। ये जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स अभी दिखाई दे रहा है प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। ये आपको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है, और इसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में दैट चार्ज शो सर्कुलर मोशन। जिधर भी हमारा फोर्स लग रहा है, आप है ना किसी भी क्षण देख लीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि फोर्स वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। फोर्स किसी भी इंस्टेंट पे आप पकड़ दो, वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। हमेशा फोर्स वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अगर फोर्स हमारा वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी शुड रिमेन्स कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? यस सर। हमेशा ध्यान रखना कि चार्ज पार्टिकल जो यहाँ घूमता है ना, वो कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, एंड दिस इज द मोशन। अब इस केस में बहुत सारा ऐसा पैरामीटर है जो हम पीछे से उठा के यहाँ पे आपके सामने लाएंगे। आपके पास अंदर की तरफ काम कर रहा है FB। आप इस FB को अगर लिखना चाहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को अगर लिखना चाहते हैं तो B sin थीटा यूज कीजिए। लेकिन अगर आप ऊपर का टॉपिक देखेंगे तो वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब ये है कि थीटा का वैल्यू हो गया 90। अगर थीटा 90 हो गया तो क्या आप मैग्नेटिक फोर्स को अभी लिखेंगे BQV? बोलो सही है? यस सर। यस सर। तो इतना मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, और इसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, और ये सेंट्रिपिटल फोर्स के इन्फ्लुएंस में चार्ज पार्टिकल शो सर्कुलर मोशन, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो करता है। अब देखो, सुनो ध्यान से, चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन शो कर रहा है तो क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस है? फिगर सामने आपके पास। सबसे पहला आपका ये मैग्नेटिक फोर्स आ गया है BQB। कारण क्या था कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर था बी फील्ड पे, और इन दोनों के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा,
बिकॉज आपका मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी पे, तो आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है कांस्टेंट। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि स्पीड है कांस्टेंट। अगर आप स्पीड को कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट बिकम जीरो। बोलो सही है? यस सर। फोर्थ है हमारा वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या ये भी जीरो होगा? हाँ सर। अगला केस देखो, बिकॉज हमारा फोर्स का वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है पावर। अब अगर मेरा फोर्स वेलोसिटी के साथ है परपेंडिकुलर, तो क्या पावर का वैल्यू है जीरो? यस सर। पावर भी जीरो। ठीक है, पावर भी जीरो। अच्छा, इस केस में वर्क जीरो, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, पावर का वैल्यू जीरो। ये सब आप सीधा सीधा दिमाग में याद रखें। हमेशा फोर्स वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है? सर डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज की वजह से लगातार वेलोसिटी चेंज कर रहा है। ठीक है, और जो हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, जिस पाथ को हमारा चार्ज पार्टिकल फॉलो अप कर रहा है, जिस पाथ को हमारा चार्ज पार्टिकल फॉलो अप कर रहा है, याद रखना दैट पाथ इज सर्कुलर बाय नेचर। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। पाथ followed by charged particle is circular. Path followed by charged particle is circular. Very very important. जो हमारा चार्ज पार्टिकल पाथ फॉलो करेगा वो सर्कुलर होगा बाय नेचर। तो इतना सा फंडामेंटल्स है। जैसे ही आपको कोई बोल दे कि देखिए जी इस बार जो चार्ज का वेलोसिटी दे रहे हैं ना वो हमारा बी फील्ड पे परपेंडिकुलर है, तो आपको धड़ाधड़ ये सब चीज दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ऐसा है, बी फील्ड पे परपेंडिकुलर है, ये सब मालूम। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो होता है, ठीक है सर्कल घूम रहा है ना, तो सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस कि आखिर मेरा चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, जैसे यहाँ फिगर आप देख रहे होंगे, तो आखिर उसका रेडियस क्या है। तो देखो भाई, उसके रेडियस के निकालने के लिए आप पीछे चलो एक स्लाइड। जब मेरा मोशन, आप कहीं भी पकड़ लीजिए, चलिए यहीं पकड़ लेते हैं। जब ये बॉडी मेरा सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है विथ v स्पीड, तो अंदर की तरफ Fb जो है वो काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो क्या इसको बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² काम करेगा, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² काम करेगा। बोलो सही है? यस सर। तो आप जब इसका रेडियस फाइंड करने जाएंगे, सर्कुलर पाथ का रेडियस, कैलकुलेशन फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, आप अगर सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालेंगे तो जो अंदर की तरफ का मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है उसको आप बाहर की तरफ लगने वाले mv²/r के साथ बैलेंस कर दें। तो अंदर की तरफ का मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ लगने वाले mv²/r के साथ बैलेंस, क्या हम यहाँ पे लिख दें, bqb इज इक्वल्स टू mv²/r। ये v से स्क्वायर कैंसिल, तो जो हमारे पास यहाँ पे रेडियस का वैल्यू आएगा, कैन बी राइट दैट mv/bq। रेडियस r इज इक्वल्स टू mv/bq। रेडियस r इज इक्वल्स टू mv/bq। mv/bq हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हमारा रेडियस होगा वो mv/bq है। m is the mass of charged particle, v is the velocity, b is magnetic field and q is the charge of charged particle, mv/bq। लेकिन आपको थोड़ा सा क्वेश्चन सब जब मिलता है ना, तो वो जरूरी नहीं है कि एकदम इसी तरह के डाटा में रहे, जैसे मास, वेलोसिटी, चार्ज, बी फील्ड, ऐसा डाटा जरूरी नहीं। तो आपको इसको बहुत सारे दूसरे फेजेस में है ना बदलना पड़ता है। जरा देखते चलो, mv का मतलब मोमेंटम है ना, मास इनटू वेलोसिटी का मतलब लीनियर मोमेंटम,
लीनियर मोमेंटम सर। लीनियर मोमेंटम, तो क्या आप इस रेडियस को लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम बाय बी क्यू? यस सर। अब आप सुनिए, अगर डाटा कुछ और फॉर्म में रहा, जैसे हम आपको दिखाते हैं, क्या आप काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m पढ़े हैं पहले से? यस सर। यस तो सर। आपको अगर मोमेंटम ना देके काइनेटिक एनर्जी देगा तो पहले आप काइनेटिक एनर्जी को यूज करके इस इक्वेशन से मोमेंटम निकाल लेंगे। यस सर। हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी को यूज करके मोमेंटम निकाल लिए, तो अब आपके पास रेडियस का इक्वेशन हो गया अंडर रूट 2m into काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय bq, 2m into काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय bq। बोलो सही है? यस सर। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि काइनेटिक एनर्जी का भी डाटा नहीं देता, उसके जगह पे है ना थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्वॉल्व करा देता है। क्या आप लोग को याद है कि आप काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल पढ़े हैं? यस सर। यस सर। कभी कभी इस डाटा को यूज किया जाता है। अब आप परेशान ना हो, सब कोई सुन लीजिए। ये जो आपको भी दिखाई दे रहा है वो स्पीड है, ठीक है, और ये जो आपको भी दिखाई दे रहा है वो पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी के जगह पे इसको यूज करेंगे तो रेडियस का इक्वेशन हो जाएगा अंडर रूट 2m क्यू भी डिवाइडेड बाय बी क्यू, 2m क्यू भी डिवाइडेड बाय बी क्यू। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का डाटा जिस तरीके से आपके सामने रहेगा, यू हैव टू यूज दैट। आपको उसी को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो डाटा आपका मास, वेलोसिटी, बी और क्यू के फॉर्म में है तो आप इसको यूज करें। अगर काइनेटिक एनर्जी है इसको यूज करें। अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसको यूज करें। जैसा डाटा उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। यस। तो रेडियस के लिए आपके पास बहुत सारा इक्वेशन, हम बार बार बोल रहे हैं, रेडियस निकालने के लिए आपके पास बहुत सारा इक्वेशन है। रेडियस को देख लो गौर से। रेडियस किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, गौर से देख लो। रेडियस किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक इक्वेशन है mv by bq, दूसरा इक्वेशन है अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी बाय bq। हर जगह सोचना पड़ेगा क्या दिया जा रहा है, क्या निकालना है। वैसे आपको है ना चीजें ना फॉर्मेट करके बना के देखना पड़ेगा। देख लो इसको गौर से एक बार, कहीं कोई डाउट? सर वीडियो ब्लर आ रहा है। यस सर। वैसे मेरा नेटवर्क भी अच्छा है, अभी फिर भी ऐसा ही हो रहा है। मेरा भी नेटवर्क अच्छा है, देखो सर मेरा भी ठीक है दिख रहा है। सर खराब हो गया क्या? अभी ठीक हो गया सर। जानते हो हम लोग इसी में रह जाते हैं, ऑफलाइन वाले जानते हैं, इसीलिए ना थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो हाँ जाता है। सर, ऑफलाइन तो बेस्ट है ही, लेकिन क्या सर ये टाइमिंग के चलते सर, इस टाइम पे नेटवर्क इशू होता ही है सर। अच्छा, लग रहा है इसके पहले जब पढ़ता था तो नेटवर्क इशू नहीं होता था 2 बजे। सर होता था, लेकिन सर इस टाइम पे ये तो भी मेरे यहाँ सही पे बात बहुत है सर। ज्यादा होता है सर। जब पढ़ोगे ना, पढ़ाई कर रहे हो ना, प्रॉब्लम होगा। ये पढ़ाई है ना, इसलिए प्रॉब्लम है। अगर ये दूसरा चीज होता ना तो थोड़ा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, रेडियस इक्वेशन आ गया। अब देखो, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में कुछ समय लगता है। हम तुमको इस पे अभी बताएंगे, पढ़ाई है इसलिए प्रॉब्लम है। अगर दूसरा चीज होता तो आराम से निकल जाता। इस पे कुछ बताना हमको, बताएंगे बाद में, पहले अपना काम करो, ठीक है। तो ये देख, पूरा का पूरा सर्कल घूमने में, अगर जहां से चला, यहां से मान लो चला, तो एक पूरा सर्कल घूम के फिर यहाँ पहुंचेगा तो कुछ समय लगेगा। उसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। बोलो सही है? यस सर। कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। देखो जी, टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है तो पूरे एक सर्कल में जो पूरा डिस्टेंस, एक सर्कल लेना, यहां से चला पूरा एक सर्कल रोटेट किया, तो क्या ये डिस्टेंस कवर किया 2 पाई आर? यस सर, पर में भी हो जाएगा। उसको भी स्पीड से डिवाइड कर दो। ये रहा टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला। अब आप रेडियस पुट कीजिए, रेडियस का इक्वेशन पुट कीजिए। 2 पाई रेडियस के जगह पे पुट कर दें mv by bq, mv by bq सर। और नीचे एक v, दोनों v कैंसिल,
तो आपके टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई m बाई बी क्यू, 2 पाई m बाई बी क्यू। ठीक है, तो टाइम पीरियड का इक्वेशन हो गया 2 पाई m बाई बी क्यू। एक देखने वाली बात क्या है ना कि ये जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। दिस टाइम पीरियड does not depends on velocity। ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब आप कम वेलोसिटी से फेंकिए, ज्यादा वेलोसिटी से फेंकिए, टाइम पीरियड वही रहेगा। आप कम वेलोसिटी से फेंकिए, ज्यादा वेलोसिटी से फेंकिए, टाइम पीरियड वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक होता है, दिमाग में कुछ चलता है कि हाँ आखिर हो क्या रहा है, जरा गौर करना, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। मान लो जैसे हमारे पास एक बेफिल्ड का रीजन है, यहाँ पे एक बेफिल्ड का रीजन है, ऐसा क्रॉस बेफिल्ड है। आप इसमें एक चार्ज पार्टिकल को, बेफिल्ड भी फिक्स है, एक चार्ज पार्टिकल को अंदर अलग अलग दो अलग अलग वेलोसिटी से फेंके। एक वेलोसिटी, ये एक दूसरा वेलोसिटी, एक वेलोसिटी था v1 और एक वेलोसिटी था v2। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए जी, आप लोग देख लीजिए, जो पाथ है वो दिख ही रहा आपको। ये v1 और v2 दोनों फेंक दिया गया। बताओ जरा इसमें से कौन सा वेलोसिटी बड़ा और कौन सा वेलोसिटी छोटा है? कौन सा वेलोसिटी बड़ा और कौन सा वेलोसिटी छोटा है? बड़ा सर मतलब क्या स्पीड ज्यादा है कि ये भी जिंदगी में मेरे पास पहली बार क्वेश्चन आया है। बड़ा वेलोसिटी मतलब क्या, स्पीड ज्यादा, या क्या बता रहा था हमको? वेलोसिटी बोल रहा था। नहीं सर क्या तो अरे वेलोसिटी बड़ा होना मतलब मैग्नीट्यूड ही ना बड़ा होना यार, डायरेक्शन बड़ा होना। देख लो क्वेश्चन, बताओ कौन सा वेलोसिटी बड़ा है? एक ही चार्ज पार्टिकल है, दो अलग अलग वेलोसिटी से फेंका गया है, दो पाथ फॉलो किया। तुमको बताना है कि कौन सा वेलोसिटी आपके सामने ये जो दिया है उसमें बड़ा है। सर v2 से ग्रेटर है v1 से। ऐसा कैसे पता चला तुमको? सर वेलोसिटी को हम लोग सर क्या लिख सकते हैं सर, vq into r by m लिख सकते हैं सर, और r से सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस हिसाब से बोल दिए सर। वेरी गुड, एकदम सही। बिकॉज रेडियस आपका mv बाई bq है, तो अगर आपका रेडियस बड़ा है तो वेलोसिटी भी बड़ा है। अब आप ही देखो, एक है छोटा रेडियस में घूम रहा है और एक बड़ा रेडियस में घूम रहा है दूसरा वाला, तो जी बिकॉज 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 अगर आप फिगर देखेंगे तो R2 बड़ा है R1 से, इसका मतलब V2 बड़ा है V1 से। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। अच्छा बताना, इन दोनों में से किस केस में टाइम पीरियड, सर्कल का टाइम पीरियड, जो सर्कुलर मोशन उसका टाइम पीरियड कितना, किसमें बड़ा किसमें छोटा होगा? सर दोनों में सेम है। दोनों में सेम होगा सर। दोनों में सेम होगा, क्योंकि उसको वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। दोनों में हमारा टाइम पीरियड सेम होगा क्योंकि उसको वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल जब आप किसी पर्टिकुलर रीजन में प्रोजेक्ट करते हैं, सेम चार्ज पार्टिकल था, अलग अलग स्पीड से फेंके तो अलग अलग स्पीड से फेंकेगा, रेडियस बदल जाएगा, टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। एक अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आज ही कराए हैं बैच में, तो हमको वही वही क्वेश्चन कराना पड़ता है ताकि इधर उधर ज्यादा ना हो। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और अल्फा है, ये तीन पार्टिकल। इन तीनों पार्टिकल को इस रीजन में फेंका गया। ये रीजन है तुम्हारे पास एक क्रॉस फील्ड का एक रीजन है ऐसा। यहां से आप चार्ज पार्टिकल को फेंके हैं, v वेलोसिटी से फेंके हैं,
चार्ज पार्टिकल कोई भी है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसमें प्रोटॉन हो सकता है और अल्फा हो सकता है। तो हुआ क्या ना, इस बेफिल्ड के अंदर एक घुमा ऐसे, दूसरा घुमा ऐसे और एक घुमा राइट। मान लो ये 1 नंबर का पाथ है, ये 2 नंबर का पाथ है, ये 3 नंबर का पाथ है। तुमको बताना है कि इसमें से 1 2 3 कौन कौन है। तुमको बताना है इसमें से 1 2 3 कौन कौन है। बोलो बोलो। इस बार सभी का भी सेम है, सभी का भी सेम है, चार्ज पार्टिकल बदल दिए। तुमको बताना है किस किस का कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 3। सर 3 होगा इलेक्ट्रॉन। 3 होगा इलेक्ट्रॉन। बहुत एनर्जी में बोला है लड़का, वेरी गुड। क्यों बोला 3 होगा इलेक्ट्रॉन और 1 होगा प्रोटॉन। सर 2 होगा अल्फा सर, होगा 1 होगा। अच्छा क्यों बोला 1 3 होगा प्रोटॉन और 3 होगा सर इलेक्ट्रॉन सर। क्यों बोला 3 होगा इलेक्ट्रॉन? सर जब सर हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे सर मैग्नेटिक फोर्स का, तो सर उसका ऑपोजिट निकलेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जब आप देखेंगे ना, जब आप बी फील्ड को अंदर और थंब को ऊपर रखेंगे वेलोसिटी के डायरेक्शन, तो पाम लेफ्ट आएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लेफ्ट लगेगा, तो जो निगेटिव चार्ज है उसी पे ना फोर्स राइट लग रहा है, तो जो राइट में मुड़ा वो है इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है? यस सर। पता चल गया। वैसे भी मान लो को कुछ नहीं आता है, 2 को प्लस है, को माइनस है, तो माइनस वाला ना उल्टा जाएगा। नहीं सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। अब बताओ 1 और 2 में डिसीजन कैसे लोगे? तो देखो, आप जो रेडियस का इक्वेशन देखे हैं ना, आप रेडियस का इक्वेशन सर अल्फा होगा सर। आप रेडियस का इक्वेशन देखे mv by bq। आप रेडियस का इक्वेशन देखे mv by bq। अब सुनिए, रेडियस को अकेले मास पे या अकेले चार्ज पे डिपेंड करता हुआ ना माने, हमेशा रेडियस का आंसर m by q से निकालिएगा। यस सर। मास बाय चार्ज, mv by bq, मास बाय चार्ज। अकेले मास देख के आंसर निकालिएगा, गलत हो जाएगा। अकेले चार्ज देख के आंसर निकालिएगा तो भी गलत हो जाएगा। आपको m by q सोच के आंसर निकालना है। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, जब आप प्रोटॉन का बात करते हैं, ये जो m by q वैल्यू है हमारे प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन का मास m0 और प्रोटॉन का चार्ज e, और फिर यही m by q जब हम लोग अल्फा का लेते हैं तो अल्फा का मास होता है प्रोटॉन के मास का 4 गुना। अल्फा का मतलब क्या होता है? अरे यार, अल्फा का मतलब होता है हीलियम प्लस 2 आयन। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हीलियम प्लस 2 आयन को आप अल्फा कहते हैं। तो अल्फा का मास होता है 4 गुना प्रोटॉन का और चार्ज होता है 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का। अब तुम ही बता दो ना, m by q प्रोटॉन का है इतना और m by q अल्फा का इतना, कौन बड़ा है? सर क्या पूछे सर? m by q वैल्यू किसका बड़ा है, प्रोटॉन का या अल्फा का? सर अल्फा का सर। अल्फा सर। तो जो हमारा m by q वैल्यू है अल्फा का, वो m by q वैल्यू प्रोटॉन से बड़ा है। अगर हमारा m by q वैल्यू अल्फा का m by q वैल्यू प्रोटॉन से बड़ा है, तो याद रखना रेडियस ऑफ अल्फा भी रेडियस ऑफ प्रोटॉन से बड़ा होगा। किसका बड़ा रेडियस है, 1 का या 2 का? 2 का सर। तो अल्फा 2 है और प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन तो पहले से पता चल गया 3। बोलो जी, समझ में आया? यस सर। इस तरह का क्वेश्चंस आपके सामने मिलता है। आपको समझना पड़ता है कि ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना होगा आपको समय पे। हम आपको जो जो एग्जांपल देते हैं वो कोई ना कोई कंपटीशन में आया हुआ रहता है, तो उसी लेवल में क्वेश्चंस भी आपसे वापस पूछा जाता है। सो इसी तरीके से चीजों को याद रखिएगा, समझिएगा। कल के क्वेश्चन में हो सकता है हम आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा दे, कुछ और बदल देगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है,
चलिए ये टॉपिक था, कहीं कोई डाउट किसी को समझने में? नो सर। ठीक, एक चीज यहां लिख देते हैं, अगर टाइम पीरियड है 2 पाई m by bq, तो देख रहे हो यहाँ टाइम पीरियड भी m by q पे डिपेंड करा। m by q अल्फा का ज्यादा है m by q प्रोटॉन से, तो क्या बोल सकते हैं टाइम पीरियड अल्फा का ज्यादा है टाइम पीरियड प्रोटॉन से? यस सर। यस सर। तो ये सब चीज भी आप निकाल सकते हैं। एक और चीज हमको लिखना था, क्या आपको याद है टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है? यस सर। अगर कभी कोई फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो bq by 2 pi m लगा देना। अगर कोई फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो bq by 2 pi m लगा देना। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक, चलिए ये एक सेक्शन था, एक इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा पोर्शन था। इसके बाद एक और चीज इसमें ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा मान लो चार्ज पार्टिकल को हम यहां से फेंकते हैं, आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है? राइट। हाँ ठीक, छोड़ो याद, हम लोग देखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय गेफिल्ड इन path of charge particle। जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं, जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं, तो वैसे केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड भरपूर है, एकदम लंबा चौड़ा है, तो चार्ज पार्टिकल घूमता है, गोल गोल घूमता है। लेकिन अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम हो, जैसे इतना, तो चार्ज को पूरा घूमने का मौका नहीं मिलता, तो जहां तक आपका ये घूम पाया, नहीं तो वो टेंजेंशियली निकल जाता। बोलो सही है? सर ये वाला जो बोले सर अभी फिर से बोलिए ना सर। हम यहां बनाते हैं ना, देखो जरा, मान लो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस बार इतना ही रीजन में है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर है। इज दिस क्लियर? हाँ सर। ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर ये भी फील्ड, इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का एक थिकनेस है t। आप इसमें एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए, आप इसमें एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए, तो क्या तुमको लगता है चार्ज पार्टिकल ऐसे ही सीधे रास्ते पे जाएगा क्या? नो सर। नो किधर सर। किधर मुड़ जाएगा, ऊपर या नीचे? सर ऊपर जाएगा। ऊपर सर, ऊपर जाएगा। ऊपर। जैसे ही वो इस रीजन में यहाँ इंटर करा, उस पे एक झटके से बी फील्ड देखो अंदर है, थंब उधर है, तो पाम ऊपर आया, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर हुआ। यस सर। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ काम करा। मैग्नेटिक फोर्स अगर ऊपर की तरफ काम किया तो उसी डायरेक्शन में बन गया कहीं सेंटर, और इस सेंटर को पकड़ के ये चार्ज पार्टिकल परफॉर्म किया सर्कल। लेकिन जहां मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया उसके बाद तो ये चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाएगा ना? हाँ सर। यस सर। जिस स्पीड से इंटर किया था, क्या उसी स्पीड से बाहर निकलेगा? यस सर। ये जो हमारे पास पाथ दिखाई दे रहा है, क्या ये पाथ सर्कुलर होगा? यस सर। वेलोसिटी। अब सुनो, ए से चला था ये चार्ज पार्टिकल, ए से चला था, उसको पहुंचना था सी पे, उसको पहुंचना कहां था? सी पे, लेकिन वो सी के जगह पहुंच गया डी पे। बोलो है कि नहीं? यस सर। तो जो सी से डी, सी पे जाना था पहुंचा डी पे, इसको कहते हैं लैटरल डिविएशन। लैटरल डिविएशन कहते हैं इसको। बोलो सही है? यस सर। अब सुनो, क्या यहां पे एक एंगल थीटा बन रहा है? यस सर।
तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा बनेगा। यस सर। ठीक, यस सर। जो वेलोसिटी मेरा एक्स एक्सिस में था, ए पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछेंगे तो आप एक्स बताएंगे, वो डी पॉइंट पे पहुंच के एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हो गया, तो क्या उसके एंगल में भी चेंज हुआ है, डायरेक्शन में भी चेंज हुआ है? यस सर। इसको कहते हैं एंगुलर डिविएशन। तो डिविएशन दो तरह का, एक है लैटरल डिविएशन, पहुंचना था यहां, पहुंच गया यहां, तो ये है लैटरल डिविएशन, और एक है एंगुलर डिविएशन, जाना था सीधे मुड़ गया ऊपर, एंगल में डिविएशन, और एक है लेंथ में डिविएशन। बोलो सही है? यस सर। अब हम लोग को ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट कर, बहुत सिंपल चीज है, चलते रहता है। देखो भाई, आप इसको मिला दीजिए। अच्छा, अगर ये सर्कुलर पाथ है तो सी से लेके डी तक रेडियस होगा। यस सर। यस सर। और सी से लेके ए तक भी तो रेडियस होगा। यस सर। अच्छा, Yes, sir. अगर ये आर है, ये थीटा है, तो क्या यहां से यहां तक आर का कॉस थीटा है? यस सर। यस सर। तो देख के बता दो ना लैटरल डिविएशन कितना है, देख लो तुम्हें लैटरल डिविएशन। क्या लैटरल डिविएशन आर माइनस आर कॉस थीटा है? आर माइनस आर कॉस थीटा। यस सर। आर माइनस। तो अगर Yes, sir. आप यहाँ पे लैटरल डिविएशन लिखिएगा, तो दैट lateral deviation is BC, CD is nothing else but simply R minus R cos theta, R minus R cos theta। अब यहां देखिए, रेडियस निकालना अब कोई बड़ा बात नहीं, उसके लिए इतना सारा फॉर्मूला सब है, कोई ना कोई डाटा रहेगा, यूज करके रेडियस निकाल लेना। अब नया चीज सीखना होगा, थीटा कैसे निकालें। तो थीटा निकालने के लिए आपको इस ट्रायंगल पे गौर करना चाहिए। कौन सा ट्रायंगल? देख लो भाई, सी डी, और यहाँ कुछ मान लो है यहाँ पे एफ एफ जी एच, कुछ भी है, जी है, ये 90 है, ये थीटा, ये आर है, और जीडी किसके बराबर है? क्या ये जीडी मेरा मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन का थिकनेस है उसके बराबर है? यही सर। यस सर। यस सर। तो याद रखना कि साइन थीटा बहुत आसानी से यहाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस से निकाल लेंगे। टी बाय आर। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये रहा साइन थीटा, टी बाय आर। तो थीटा अगर कोई एंगुलर डिविएशन तुमसे पूछे तो साइन थीटा इक्वल्स टू टी बाय आर निकाल लो। साइन थीटा अगर निकल गया है किसी का तो वो बहुत आसानी से आगे कॉस थीटा निकाल लेगा। साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर आ गया, मतलब कॉस आ गया, और कॉस आ गया तो कॉस को पुट करके रेडियस के साथ वो लैटरल डिविएशन निकाल लेगा। बोलो सही है? यस सर। यस सर। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एक वेलोसिटी को बी फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो कीजिएगा तो उसका पाथ हमेशा सर्कुलर होगा, पैरेलल। छोटा बने आर्क, बड़ा बने आर्क, सर्कुलर पाथ है, और वो हमेशा कोई ना कोई डिविएशन जरूर प्रोड्यूस करेगा। जहां फेंकिएगा वहां नहीं पहुंचेगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। सीधा तो एक ही केस में, सीधा एक्चुअली पता है 3 केस में जाता है, सीधा 3 केस में जाता है। 3 केस कौन कौन सा सर? पहला केस, अगर वेलोसिटी बी फील्ड के पैरेलल हो, बोलो सीधा जाएगा? यस सर। स्ट्रेट लाइन में जाएगा। कारण क्या है? मैग्नेटिक फोर्स काम ही नहीं करेगा, यस सर। तो सीधा चल जाएगा। दूसरा, एंटी पैरेलल फेंक दिए, फिर से मेरा मैग्नेटिक फोर्स हो गया जीरो हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, तब भी सेम होगा, सीधा जाएगा। और तीसरा क्या हो सकता है बोलो? तीसरा क्या हो सकता है बोलो तो? तीसरा हो सकता है वो ई और बी था ना अभी थोड़ी देर पहले। हाँ सर, दोनों कैंसिल आउट करके सर नेट फोर्स 0 कर। बिल्कुल से। तीसरा ये हो सकता है कि ई और बी का जो फोर्स है वो दे कैंसिल्ड आउट ईच अदर, नेट फोर्स बिकम 0, अगेन इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बोलो सही है? यस।
तो ये 3 तरीका हो सकता है जहां आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो, अदरवाइज डिविएशन होगा। अगर लैटरल डिविएशन निकालना है तो r माइनस आर कॉस थीटा, और एंगुलर डिविएशन निकालना है तो sin थीटा इज इक्वल टू t बाई आर। यू कैन यूज दैट, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। यहाँ पे ये जो पाथ फॉलो हो रहा है, ये पाथ कैसा है? सर्कुलर सर्कुलर। अब एक चीज और हमको याद आ रहा है जो आज हम डिस्कस किए हैं, आपको भी हम छोड़ेंगे नहीं। आपको पैराबोलिक पाथ और सर्कुलर पाथ का अंतर कहां कैसे होता है वो सीखना चाहिए। क्या आपको याद है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा क्वेश्चन बनाए थे कि ऊपर वाला प्लेट प्लस है, नीचे वाला प्लेट माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ आता है। बोलो सही है ना? हाँ सर। यस सर। अब जरा सोचिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जरा सोचिए कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को, मान लो माइनस क्यू है, एक v वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है उस पे जाएगा? नो सर, ऊपर की तरफ शिफ्ट नो होगा सर, ऊपर ऊपर की तरफ घूम जाएगा। वेरी गुड। अब यहां भी जो घुमा है ये भी तो एक कर्व है ना? यस सर। ये कर्व कैसा है? सर पैराबोलिक। पैराबोलिक। ये कर्व जो है वो पैराबोलिक है, पैराबोलिक कर्व है। और जो ये वाला आप कर्व देख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी पोर्शन कट कीजिएगा कर्व ही आपको मिलेगा। ये जो कर्व आप देख रहे हैं वो सर्कुलर है। सर्कुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर कर्व फॉलो होता है, लेकिन अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम बोले कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद रखना अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देखो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट में फेंकोगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकोगे तो कर्व बनेगा। जो कर्व होगा दैट इज पैराबोलिक कर्व। अब इस केस में भी तो ये डेविएशन निकला था ना, याद करो ये SY निकाले थे हम लोग। ठीक है, यस सर। तो ये SY निकालने का जो तरीका था पूरी तरह से वो पैराबोला प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको ध्यान में रख के किया गया था। और आज भी आप एक डिविएशन निकाले हैं, लेकिन इस डिविएशन को निकालने में ना हम प्रोजेक्टाइल यूज किए हैं, ना हम पैराबोला का कुछ कॉन्सेप्ट यूज किए, हम सीधा सर्कुलर मोशन और सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज किए। बोलो सही है? यस यस। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन path followed by any charged particle in magnetic field and the path followed by charged particle in constant electric field. यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए, तो यहां तक का आज का आपका डिस्कशन था। नेक्स्ट स्टेज से आगे प्रोसीड करेंगे, धीरे धीरे आगे चलेंगे। और आप लोग में से ऑनलाइन ऑफलाइन मेंटेन रखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा कोई अगर आप में से